प्रीवियस क्लास में हमने एंटीजेंस के बारे में पढ़ा था। आज किस क्लास में हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज़ का इंट्रोडक्शन होता है कि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IG। जी को स्मॉल लिखते हैं, आई कैपिटल लिखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इसका मतलब भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है IgR मेड अप ऑफ गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। अपने बॉडी के अंदर लीवर से एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। उस ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है IgR फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। एंटीजेंस तो कहीं पर भी हो सकते हैं, पैथोजन पर भी होते हैं और सेल्स के ऊपर भी होते हैं, जबकि एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में ही मिलती हैं। तो एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और इसी वजह से देखना, ग्लोबुलिन प्रोटीन तो है इसके अंदर ग्लोबुलिन, और इम्यूनो का मतलब होता है यह अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। इसी वजह से इनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए सेकंड, तो स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर दो चेन्स होती हैं, लाइट चेन्स भी दो होती हैं और हैवी चेन्स भी दो चेन्स होती हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म है, हैवी चेन को HC और लाइट चेन को कहेंगे LC। यहाँ लाइट चेन कहाँ होती है, ये लाइट चेन है इसका, ये पूरी एक लाइट चेन चल रही है, ये पूरी है ये लाइट चेन जिसका C टर्मिनल ये है और N टर्मिनल ये है, ये इसकी लाइट चेन है। लाइट चेन तो होती है, लेकिन लाइट चेन में क्या होता है कि एमिनो एसिड्स होते हैं ना, उन एमिनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से दो डोमेन बन जाते हैं, इनके अंदर दो लूप बन जाते। डोमेन का मतलब होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का कोई पार्ट जो ज़्यादा गुथ जाता है उसको कहेंगे डोमेन। तो यहाँ पर इस लाइट चेन के अंदर दो डोमेन मिलते हैं, एक पहला ये है, दूसरा डोमेन ये है। तो इसके अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो लाइट चेन के अंदर जो बाहर की ओर होती है छोटी चेन होती है और इसके अंदर दो डोमेन्स मिलते हैं। इसके बाद अब हम हेवी चेन्स के अंदर चलते हैं। तो देखो लाइट चेन एक तो ये है, एक इस साइड में है। उसके बाद हेवी चेन अंदर की ओर होती है। हेवी चेन के अंदर भी ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है। हेवी चेन के अंदर देखना यहाँ से C से N की ओर चल रहे हैं, एक डोमेन है, फिर से एक डोमेन है, फिर से एक डोमेन है और फिर से एक डोमेन है। तो एक हेवी चेन के अंदर 4 डोमेन्स होते हैं, जबकि एक लाइट चेन के अंदर 2 डोमेन्स ही मिलते हैं। तो ये डोमेन्स हो गए। इसके बाद में पैराटॉप के बारे में पढ़ते हैं कि पैराटॉप क्या होते हैं, कि हेवी चेन और लाइट चेन के एंड टर्मिनल पर कुछ ऐसे स्थान, जो मैंने पहले भी बताया था, ऐसे स्थान जहां से एंटीजन का एपिटोप जुड़ता है उनको कहेंगे पैराटॉप्स। पैराटॉप्स को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, जो एंटीजन से बाइंड होते हैं, एंटीजन को पहचानते हैं। हर एक एंटीजन के लिए अलग एक स्पेशल टाइप का पैराटॉप होता है, तो कीलो की तरह एक दूसरे में फिट होते हैं। तो ये इसके पैराटॉप्स होते हैं। उसके बाद में हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से चेन आपस में जुड़ी रहती है। यहाँ पर दो हेवी चेन से इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ताकि ये अलग अलग नहीं हो। इसकी जो शेप होती है एंटीबॉडी की, वो किस शेप मिल रही है, Y, कैपिटल Y शेप्ड एंटीबॉडी होती है। कैपिटल Y की तरह इसकी शेप दिखती है हमारे को। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जो आगे वाला पार्ट होता है, एक पीछे का पार्ट होता है। इसको कहेंगे एंटीजन एंटीबॉडी फ्रेगमेंट। एंटीजन एंटीबॉडी फ्रेगमेंट, शॉर्ट फॉर्म के रूप में FAB फ्रेगमेंट, एंटीजन एंटीबॉडी फ्रेगमेंट। और सेकंड जो नीचे का जो ये फ्रेगमेंट है, ये है, इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट, इसको कहेंगे FC। यह एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है। अब हम इसके बाद में लाइट चेन और हेवी चेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पहले थोड़ा बताता हूँ कि जो लाइट चेन होती है उसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे और हेवी चेन के अंदर भी 2 पार्ट होंगे। यहाँ से बता रहा हूँ कि ये लाइट चेन पूरी की पूरी है। इस लाइट चेन को कि मैंने आगे के कुछ पार्ट को डार्क कर दिया है यहाँ से,
ये है डार्क हो गया, और आगे का जो लास्ट का पार्ट है वो लाइट ही है। इसी प्रकार हेवी चेन के भी आगे के कुछ पार्ट को मैंने डार्क कर दिया। यहाँ डोमेन से कोई मतलब नहीं है, आगे का कुछ पार्ट डार्क है जबकि पीछे का कुछ पार्ट, ये पूरा पार्ट लाइट है। इसमें भी ऐसा ही है, ये डार्क, और ये नीचे पीछे का लाइट होता है। तो यहाँ देखते हैं जो डार्क होता है, जो ऊपर का जो पार्ट हो गया उसको अपन वेरिएबल लाइट चेन कहेंगे, वेरिएबल लाइट चेन। और नीचे का जो लाइट है ये वाला भाग, इसको कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट लाइट चेन। इसी प्रकार हेवी चेन में भी दो पार्ट हो जाएंगे, वेरिएबल लाइट हेवी चेन और कांस्टेंट हेवी चेन। ये दो डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो हम यहाँ ये वाला पार्ट है हेवी चेन का, ये तो कांस्टेंट है, और जबकि ये वाला पार्ट है वो वेरिएबल वाला है। इसी प्रकार लाइट के अंदर ये वाला पार्ट है वह वेरिएबल वाला रीजन है, और यह नीचे वाला कांस्टेंट है। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ इनकी पोजीशन को मैंने बता दी कि ऊपर वाला जो कुछ पार्ट ऊपर का जो डार्क बनाया है वो वेरिएबल है, और नीचे का पार्ट है कांस्टेंट है। अब इसके बाद में इनकी चेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एंटीबॉडी की चेन्स की बात करते हैं। तो एंटीबॉडी मैंने बना दी है। इस एंटीबॉडी के अंदर ये बाहर की ओर लाइट चेन्स हैं ये दोनों, और अंदर की ओर हेवी चेन्स हैं। लाइट चेन के अंदर भी जो मैंने डार्क बनाया है वह वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल लाइट चेन। ये हो जाएगा कांस्टेंट लाइट चेन। इसी प्रकार इसके अंदर भी वेरिएबल हेवी चेन, और ये वाला पार्ट मिलेगा वह कांस्टेंट हैवी चेन। तो मैंने इसकी V का मतलब हो गया वेरिएबल और C का मतलब होता है कांस्टेंट। तो इसके अंदर दोनों चेन्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले आता है लाइट चेन के बारे में। लाइट चेन की बात की जाए तो लाइट चेन के अंदर एमिनो एसिड्स के नंबर की बात की जाए तो इसके अंदर 220 एमिनो एसिड्स होती है। 220 में भी वेरिएबल वाले पार्ट में कांस्टेंट वाले पार्ट में कितनी होती है? तो वेरिएबल में 115 एमिनो एसिड्स होती है, जबकि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसके अंदर 105 एमिनो एसिड्स होती है। तो टोटल 220 एमिनो एसिड्स होती है वेरिएबल वाले इस लाइट चेन के अंदर। इसके बाद में हेवी चेन की बात की जाए तो हेवी चेन में 440 एमिनो एसिड्स होती हैं, जिनमें से वेरिएबल वाले पार्ट में 121 एमिनो एसिड्स मिलेगी, और जो शेष कांस्टेंट वाला पार्ट है उसके अंदर 319 एमिनो एसिड्स मिलती हैं। उसके बाद सेकंड डिफरेंस आता है आइसोटोप्स। लाइट चेन के आइसोटोप्स मिलते हैं जबकि हेवी चेन के आइसोटोप्स नहीं होते हैं। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग फॉर्म में मिलती है लाइट चेन भी। तो लाइट चेन के अंदर पहला आता है कप्पा फॉर्म मिलती है, एक लेमडा फॉर्म मिलती है। तो कप्पा लाइट चेन भी मिलती है, लेमडा लाइट चेन मिलती है। कहाँ मिलती है? 66% IgG एंटीबॉडीज होती हैं, उनके अंदर कप्पा टाइप की लाइट चेन मिलेगी, जबकि 33% IgG एंटीबॉडीज में लेमडा टाइप की लाइट चेन्स मिलती हैं। तो ये दो आइसोटोप्स हैं इसके, जबकि हेवी चेन्स के आइसोटोप्स नहीं होते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम की बात की जाए तो कौन सा क्रोमोसोम इनको इनकोड करता है? तो थर्ड डिफरेंस आएगा इनके बीच में क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस आता है कि यह जो दोनों चेन्स होती हैं वो कौन कौन से क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा इनकोड की जाती हैं। तो लाइट चेन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर कप्पा चेन और लेमडा चेन अलग अलग क्रोमोसोम के द्वारा इनकोड होता है। तो कप्पा चेन सेकंड क्रोमोसोम या 2 नंबर वाले क्रोमोसोम, और लेमडा चेन 22 वाले क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा बनती हैं, जबकि माइस के अंदर कप्पा चेन तो बनती है 6 क्रोमोसोम, और ये वाला लेमडा चेन 16th क्रोमोसोम के द्वारा इनकोड की जाती है। इसके बाद में हैवी चेन की बात की जाए तो हैवी चेन के आइसोटोप होते नहीं है।
तो हेवी चेन अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर हो तो वह 16th क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा इनकोड होती है, जबकि माइस के अंदर वह 14th वाले क्रोमोसोम के द्वारा इनकोड होती है। ये जो डिफरेंसेस थे इस एंटीबॉडी के लाइट चेन और हेवी चेन के बीच के डिफरेंसेस थे। अब एंटीबॉडीज जो 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं उनके बारे में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। इसके बाद एंटीबॉडीज़ के टाइप्स की बात की जाए तो एंटीबॉडीज़ के 5 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आता है IgG, नेक्स्ट IgA, IgM, IgE और IgD। IG का मतलब मैंने पहले ही बताया था, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन और ये एक सिंबल है। G का मतलब होता है गामा, A का मतलब होता है अल्फा, M का मतलब होता है म्यू, E का मतलब होता है एप्सिलॉन और D का मतलब होता है डेल्टा। इनको याद रखने का एक तरीका है, एक वर्ड होता है गेम के आगे D लगा तो गेम्ड से इन एंटीबॉडीज का आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा GAMED, गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर कैसी होती है एंटीबॉडीज? जी एंटीबॉडी होती है वो मोनोमेरिक होती है, मतलब इसके अंदर एक ही एंटीबॉडी होती है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, ये एंटीबॉडी होती है। इसके बाद A की बात की जाए तो A के अंदर 2 एंटीबॉडीज होती हैं, डाइमेरिक कंडीशन में मिलती हैं, तो 2 एंटीबॉडीज होती हैं। ये दोनों एंटीबॉडीज आपस में एक स्पेसिफिक चेन के द्वारा जुड़ी होती है। इस चेन को कहेंगे जे चेन। जे की फुल फॉर्म होती है जॉइनिंग चेन की वजह से ये दोनों एंटीबॉडीज आपस में बाइंड हो जाती है। इस वजह से डाइमेरिक कंडीशन में मिलती है IgA एंटीबॉडी। उसके बाद में थर्ड आता है IgM एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी मोनोमेरिक है, यह डाइमेरिक है, जबकि यह पेंटामेरिक होती है, मतलब 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये पूरी एक IgM एंटीबॉडी है। इसके अंदर भी ऐसी ही कंडीशन मिलती है, इसके अंदर भी जे चेन मिलती है। जे के मतलब जॉइनिंग चेन मिलती है। यहाँ जॉइनिंग चेन के बारे में छोटा सा है कि जॉइनिंग चेन 2 एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल्स को आपस में एडेड करने के लिए या जोड़ने के लिए जरूरी होती है। इस जॉइनिंग चेन का मॉलिक्यूलर वेट बात की जाए तो इसका 50,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 15,000। उसके बाद में IgE की बात की जाए तो यह भी मोनोमेरिक होती है और D भी मोनोमेरिक होती है। तो यहाँ पर यह मोनोमेरिक, डाइमेरिक और पेंटामेरिक होने की वजह से IgM एंटीबॉडी सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है IgM। और स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो IgG एंटीबॉडी सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज है। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बाद में इनकी अकरेंस की बात की जाए तो ये है एंटीबॉडीज कहाँ मिलती हैं अपनी बॉडी में, तो ब्लड प्लाज्मा में मिलती हैं। IgG और IgM भी ब्लड प्लाज्मा में मिलती है। इसके अलावा IgA एंटीबॉडी सलाइवा और मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में मिलेगी। और IgE एंटीबॉडीज 2 स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होती हैं, उन पर मिलती हैं। पहली सेल आती है बेसोफिल्स और सेकेंड आती है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के अंदर के सरफेस के ऊपर ये एंटीबॉडीज लगी हुई होती है। जैसे कि ये सेल है, इस सेल के ऊपर ये एंटीबॉडीज के ऊपर लगी हुई है IgE एंटीबॉडीज। इसके बाद में IgD की बात की जाए तो D भी अपनी बॉडी के सेल्स के ऊपर सरफेस रिसेप्टर के रूप में लगी रहती हैं। तो ये सेल के ऊपर ये IgD एंटीबॉडीज है। उसके बाद सिक्रेटेड बाई के मतलब ये एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में कौन से सेल्स के द्वारा सिक्रेट होती हैं, तो IgG एंटीबॉडी मेमोरी सेल के द्वारा सिक्रेट होती हैं। B सेल्स 2 टाइप की होती हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, तो यह मेमोरी सेल के द्वारा सिक्रेट होगी। उसके बाद में IgA, E और D तीनों ही B सेल्स के द्वारा सिक्रेट होती हैं। और IgM जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा सेल के द्वारा सिक्रेट होती है। तो यहाँ देखो प्लाज्मा सेल तो IgM सिक्रेट करती है लार्जेस्ट एंटीबॉडीज।
उसके बाद में मेमोरी सेल का सिक्रीशन और मेमोरी सेल के द्वारा IgG जो सबसे छोटी एंटीबॉडीज है उनका सिक्रीशन होता है। तो इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि मेमोरी सेल सिक्रीट कर रही हैं, मतलब कि बाद में फ्यूचर के लिए जरूरी होगी, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जरूरी होती हैं। तो देखो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, पहला इसका काम हो गया कि जब भी कोई भी पैथोजन, कोई स्पेशल टाइप का पैथोजन जब सेकेंड एक्सपोजर होता है उसका, मतलब कि दूसरी बार अपनी बॉडी में आता है, तो पहली बार के अंदर जब वो आता है तो अपनी बॉडी में AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा उसको खुद को नष्ट कर दिया जाता है और उसके उसी प्रकार के पैथोजन के लिए फ्यूचर में जब वो वापस आ सकता है उसके लिए अपनी बॉडी में मेमोरी सेल रह जाती हैं। तो मेमोरी सेल के द्वारा तुरंत ही IgG एंटीबॉडीज बनाकर उस पैथोजन को नष्ट कर दिया जाता है। वैक्सीनेशन की फिनोमेनन भी यही है, वैक्सीन भी यही काम करता है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स करता है वैक्सीन, उसके वैक्सीन में भी मेमोरी सेल बनाया जाता है। इसके बाद में IgA की बात की जाए तो IgA का काम होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, इसी वजह से वह अपनी मदर के ब्रेस्ट मिल्क से IgA एंटीबॉडीज को लेता है, इस वजह से उसका खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है। तो देखो पैसिव है और नेचुरली उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। सेम टू सेम इसका भी एक और काम है IgG का, इसका भी मैंने पहले बताया था कि जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फीटस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से उस फीटस के अंदर IgG एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ये भी एक इम्यून सिस्टम में एक्टिवेशन का नहीं होने का एग्जाम्पल है और नेचुरली तरीके से होता है। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और ये भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के दोनों एग्जाम्पल्स थे ये। इसके बाद में थर्ड आता है IgM एंटीबॉडीज के बारे में। प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती हैं जब अपनी बॉडी में फर्स्ट एक्सपोजर होता है किसी स्पेसिफिक पैथोजन का, तो इस प्रकार की एंटीबॉडीज IgM प्रकार की एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से उस पैथोजन को नष्ट कर दिया जाता है और मेमोरी सेल रह जाती है, वो बाद में वापस IgG सिक्रीट करेगी। तो ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स करती है, AMI करती है, ये है IgM एंटीबॉडीज। उसके बाद में IgE एंटीबॉडीज के फंक्शन की बात की जाए तो यह इन्फ्लामेशन को प्रमोट करती है, बेसोफिल्स और मास्ट सेल के ऊपर होती है। मास्ट सेल का भी अलग अलग काम होता है कि मास्ट सेल की वजह से अपनी ब्रोंकाई को तो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, जबकि अपनी ब्लड वेसल्स के वॉल को डायलेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है जब इन्फेक्शन होता है तब। उसके बाद में IgD एंटीबॉडीज के रोल की बात की जाए तो इसका भी फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन इसका भी पता नहीं हुआ है और यह कह सकते हैं कि ये सेल्स अपनी बॉडी की सेल के ऊपर एक रिसेप्टर्स का काम करती हैं, एक्ट एज सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये एंटीबॉडीज के टाइप्स थे। इसके बाद हम इम्यून सेल्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इम्यून सेल्स को पढ़ेंगे जिनके अंदर WBC और अदर इम्यून सेल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे।